खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में 51 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 244 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। लाइट डीजल 43 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 191 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। मट्टी का तेल 1 रुपया 67 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 199 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। इससे कबल हुकूमत 2 मरतबा अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ दे चुकी है। अब आपको ये बताएं कि मरियम नवाज का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के फैसले की तायद से इनकार। ट्वीट में लिखा कि वो अवाम के साथ खड़ी हैं। बताया मियां साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालिफत की है। उन्होंने कहा है कि मैं मजीद 1 पैसे का बोझ भी अवाम पर नहीं डाल सकता। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं। मियां साहब मीटिंग छोड़कर चले गए। मरियम नवाज उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। ये कहा कि उन्होंने ये लिखा कि अवाम के साथ खड़ी हूँ। बताया मियां साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि मैं मज़ीद 1 पैसे का बोझ भी अवाम पर नहीं डाल सकता। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं। मियां साहब मीटिंग छोड़कर चले गए, ऐसा ट्वीट किया गया मरियम नवाज की जानिब से। ऐसे में वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया है। लिखा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नया टैक्स या लेवी शामिल नहीं है। मुझे एक आसान हदफ बना लिया गया है। मैं लोगों की जानिब से तनकीद का खैर मकदम करता हूँ। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात बताई। इससे मुतालिक मजीद जानते हैं शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील अहमद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखिए, मिफ्ता इस्माइल ने काफी गिला शिकवा भी किया है क्योंकि उनको टारगेट किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों किया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं। तो मिफ्ता इस्माइल का ये कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं इसमें टैक्स का कोई नया जो है वो इजाफा नहीं किया गया। उनका ये कहना था कि उन्हें आसान हदफ बनाया गया है। ये ठीक है, लेकिन लोगों की जानिब से तनकीद का खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने मुल्क के साथ मुखलिस हूँ और मैंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। मैं अपनी बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक काम कर रहा हूँ। ईंधन की कीमतों की समरी ओबरा ने भेजी थी और समरी पेट्रोलियम डिवीजन के जरिए वजारत खजाना को भिजवाई गई और वजारत खजाना को कीमतें मुकर्रर होने से चंद घंटे पहले ये समरी मिलती है और उसी मुनासबत से फैसला किया गया क्योंकि कास्ट में इजाफा हुआ है और इसी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। अलबत्ता इसमें कोई नया टैक्स या लेवी शामिल नहीं है। बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने शकील अहमद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने असर सिद्दीक एडवोकेट की वसासत से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं। पाकिस्तान में कीमतें बढ़ाने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कलअदम करार दे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इदारों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शहबाज गिल को दोबारा जिस्मानी रिमांड लेने की हुकूमती दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया। सेशन जज को आज ही दरख्वास्त की दोबारा समाअत मेरिट पर फैसला करने का हुक्म दिया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। जी देखिए, शहबाज गिल का जो जिस्मानी रिमांड है मजीद उसकी इब्तिदा मुस्तरद की थी सेशन जज ने, जिसके खिलाफ एडवोकेट जनरल ने वहाँ एक दरखास्त दायर की थी कि इस पर आप दोबारा इसका जायजा लें और मजीद जिस्मानी रिमांड दें। उस दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया गया था जिसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। अब हाईकोर्ट से रिलीज मिला है हुकूमती टीम को और एडवोकेट जनरल की दरखास्त मंजूर कर ली गई है और अदालत ने यह करार दिया है कि सेशन जज के पास जो दरखास्त की नजरसानी थी उसको ज़ेरे इल्तवा तस्वुर किया जाए और मेरिट पर सुनकर सेशन जज आज ही मजीद जिस्मानी रिमांड की जो दरखास्त है उस पर फैसला करें। और क्योंकि वो नाकाबिल समाअत उस दरखास्त को नहीं करार दिया जा सकता, इसलिए उसको आप दोबारा सुना जाए और आज की तमाम फरीकेन को सेशन जज के पास पेश होकर दलाइल देने की हिदायत की गई है, जहाँ पर शहबाज गिल की जमानत की दरखास्त की आज ही सुनी जानी है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है, जिसमें बहरिया टाउन, फराह खान और अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक मामलात का जायजा लिया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, काबीना के एजेंडे में मजीद क्या कुछ शामिल है? जी बिल्कुल, आज के काबीना का इजलास जो है उसका एजेंडा तवील है। काबीना के इजलास के सामने बहरिया टाउन के जो लंदन में मौजूद अकाउंट्स का मामला है वो भी सामने है। कैबिनेट कमेटी बहरिया टाउन के मामला पर रिपोर्ट काबीना में पेश करेगी। अलकादिर ट्रस्ट और फराह गोवी को मुंतकिल वाली जमीन
का मामला जो है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीली पर वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी गई है। इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के क़याम की मंजूरी का एजेंडा भी काबीना में शामिल है। रवा माली साल की की रकम का तयन जो है वो भी वफाकी काबीना की जानिब से किया जाना है और मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफे का मामला है। ये एजेंडा भी काबीना के सामने सभी आज फैसला किया जाएगा कि कीमतों में इजाफा किया जाए या ना किया जाए और साथ साथ जो CEC के फैसले हैं उसकी भी तौसीक की जाएगी। इसके अलावा जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है और जो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें में इजाफा हुआ उस पर भी ये बताया जा रहा है कि बाद की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा जा रहा है कि अवाम में शदीद जो है वो इस्तराब पाया जाता है। इसकी कीमतों की वापसी का मुतालबा किया जा रहा है। तो ये तवील एजेंडा है जिसके बाद हुकूमत की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। इंसाफ और शफाफियत का राग अलापने वाले इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में तोशा खाना से 8 लाख रुपए के तोहफे मुफ्त ही रख लिए। करोड़ों रुपए की कीमती घड़ियों और लाखों रुपए वाली अंगूठियों की भी इंतहाई मामूली कीमत अदा की गई। PTI हुकूमत के इब्तदाई 6 माह में 10 करोड़ रुपए मालियत के तोहफे सिर्फ 20% कीमत पर रख लिए गए। इमरान खान की नाअहली के लिए हुकूमती रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दायर तोशाखाना रेफरेंस में चशम कुशा इंकशाफात। साबिक वजीर आजम तोशाखाना पर दिल खोल कर हाथ साफ करते रहे। बैरून मुल्क से मिलने वाले 8 लाख के तोहफे मुफ्त में ही रख लिए। 3,500 रुपए का टी सेट, 30,000 का टेबल मैट, 30,000 का लॉकेट, 3,500 की टेबल वॉच, कार्ड होल्डर और पेपर वेट और 30,000 के परफ्यूम्स और ऊद की लकड़ी शामिल है। 1,14,000 रुपए मालियत के मुख्तलिफ किस्म के गुलदानों और 1,11,000 रुपए मालियत के 6 वॉल हैंगिंग्स की भी कोई कीमत अदा नहीं की। 2,18,000 रुपए कीमत वाले 12 डेकोरेशन पीसेस की भी एक पाई न दी। तोशाखाना से मुफ्त उठाए गए सामान में 1,33,000 रुपए मालियत के 6 कालीन भी शामिल हैं। 5,000 के 2 खत्ताती के फन पारे, ट्रक का मॉडल, 20,000 का लॉकेट और 5,000 का लेडीज बैग भी मुफ्त हड़प लिया। 20,000 रुपए मालियत के खाना काबा के मॉडल, 6,000 के बैतुल्ला की चाबी के मॉडल, 25,000 मालियत का मक्का क्लॉक टावर मॉडल के अलावा खजूरों, 2 जाय नमाज, 2 तस्बीह और 6 बोतल शहद पर मुश्तमिल 2 संदूकों की भी कोई कीमत अदा न की गई, जिनकी मालियत 29,700 रुपए है। 7,500 रुपए मालियत के श्रीलंका से आए कीमती पत्थर और तस्बीह, 27,000 का शतरंज बोर्ड और 22,000 रुपए का नादिर प्याला भी बगैर अदायगी हासिल कर लिया। इमरान खान ने 14 करोड़ 20 लाख मालियत के तोहफे के बदले सिर्फ 3 करोड़ 81 लाख अदायगी की। कीमती घड़ियों, परफ्यूम्स, मर्दाना और जनाना कपड़ों, जेवरात और दीगर तोहफे से भरे 3 करोड़ 10,69,400 रुपए मालियत के 6 संदूकों के सिर्फ 1 करोड़ 54,91,450 रुपए अदा किए गए। इन तोहफे में से एक इमरान खान जबकि बाकी तमाम साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को दिए गए। 8.5 करोड़ रुपए की ग्राफ घड़ी सिर्फ 1 करोड़ 70 लाख, 15 लाख की रोलेक्स घड़ी 2,49,000 में हत्या ली गई। 56 लाख के कपलिंग्स, 15 लाख का पेन और 87 लाख की अंगूठी की सिर्फ 20% अदायगी की गई। इमरान खान ने तोशाखाना से 38 लाख रुपए वाली रोलेक्स घड़ी के सिर्फ 7,54,000, 19 लाख की घड़ी के 9,35,000 अदा किए। इसी तरह 17,27,000 रुपए की रोलेक्स घड़ियां, आईफोन, मर्दाना कपड़े, कीमती परफ्यूम और वॉलेट्स के सिर्फ 3,58,600 अदा किए गए। इमरान खान ने 32,000 रुपए का कालीन सिर्फ 1,000 रुपए, 1,10,000 मालियत वाला डिनर सेट 40,000, जबकि 1,20,000 मालियत का एक डिनर सेट और कफ लिंक्स की जोड़ी सिर्फ 45,000 में रख ली। इमरान खान जलसों में अमरीकी साजिश का वावेला करते हैं, अमरीकी गुलामी से इनकार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी डॉलर से बहुत प्यार करते हैं। इमरान खान के बैंक अकाउंट में 3 लाख से ज्यादा अमरीकी डॉलर्स मौजूद हैं। इस मुल्क के खिलाफ ये साजिश अमरीका के अंदर तैयार हुई। अमरीकी गुलामी से इनकार लेकिन अमरीकी डॉलर से प्यार। इमरान खान की दोगली पॉलिसी सामने आ गई। अमरीकी गुलामी से आज़ादी का नारा लगाने वाले इमरान खान के बैंक अकाउंट में 3,23,000 से ज़ायद अमरीकी डॉलर्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इस रकम को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 7 करोड़ रुपए बनते हैं। मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, एंटी अमेरिकन नहीं हूँ। खान साहिब का अमरीका मुखालिफ बयानिया शायद सियासी पॉइंट स्कोरिंग से ज्यादा कुछ नहीं। जलसों में अमरीका को ललकारने वाले इमरान खान का अमरीकी सफीर से मुबैना पसे पर्दा टेलीफोनिक राब्ता भी कुछ रोज पहले हुआ था। लोग अपने महबूब से वीडियो कॉल करते हैं, इमरान खान अमरीकी सफीर से वीडियो कॉल करता है।
और तो और अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए तहरीक इंसाफ ने अमेरिकी लॉबिंग फर्म से खिदमात भी हासिल कर रखी हैं, जिस पर सियासी हरीफ भी सवालात उठा रहे हैं। पीटीआई ने अमेरिका में पीटीआई का मुकदमा बढ़ाने के लिए एक लॉबिंग फर्म हायर की है। नो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बानी आपका क्यों लॉबिस्ट है अमेरिका में? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने अमरीकी सफीर का ऐवान वज़ीर आला में पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनसे गाड़ियों का तोहफा भी वसूल किया था। बैरून मुल्क से चंदा जमा करके पाकिस्तान लाना ही पीटीआई के लिए खतरनाक साबित होगा। साबिक DGFIA बशीर मेमन ने दो टोक बता दिया। कहा पीटीआई जिन अकाउंट से लाताल्लुकी जाहिर कर रही है वो फेक अकाउंट्स हैं। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। इसमें जो ममनू फंडिंग केस में कितने फाइनेंशियल क्राइम्स के केसेस बन सकते हैं? कुछ अकाउंट्स हैं जो कि पीटीआई कहती है कि हमारे नहीं हैं, जो उन्होंने ओन नहीं किए, ये हैं फेक अकाउंट्स। अब ये इलेक्शन कमीशन क्या कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये फेक अकाउंट्स हैं। ये ऐसे ही फेक अकाउंट्स हैं जिस तरह फालूदे वाला और कुल्फी वाला, रक्शे वाला, तवे वाला, चीनी वाला थे, ये वही अकाउंट्स हैं। ये सारे के सारे जो इसमें पैसे आए वो क्राइम प्रोसीड है। फेक अकाउंट में जो भी आए क्राइम प्रोसीड है, और जो इसमें से पैसे निकले वो जो बेनिफिशियरी है वो भी सजा लेगा। इन अकाउंट्स की जिनके लिए पीटीआई कहती है कि हमारे अकाउंट्स ही नहीं है, उसमें से भी पैसे शायद इनके मेन अकाउंट्स में गए हैं, तो फिर ये भी जवाब देना पड़ेगा। आप तो कहते हैं हमारे अकाउंट नहीं है, फिर ये पैसे आपके पास कहाँ से आ गए? जिन लोगों ने ये अकाउंट खुलवाए हैं और जिनके जो बेनिफिशरीज हैं उनके आगे चल के उनके लिए क्या मुश्किलात आ सकती हैं? मेरी जो फैक्ट्री है उसका अकाउंट जा कर के कोई और खोले और उसी में ट्रांजेक्शन्स करता रहे, मेरी अथॉरिटी के बगैर, SCCP की और बैंकिंग के लॉस को वायलेट करते हुए अगर मैनेजर ने अकाउंट खोला तो मैनेजर इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। 420 का सेक्शन लगेगा मेरे ख्याल में, 420, जो कि मैनेजर उसमें आ जाएगा। और जिसने पैसे दिए फिर उन अकाउंट्स में भी जाना होगा। हो सकता है वो भी बेनामी अकाउंट्स हों, और जिनमें गए हो सकता है वो भी बेनामी अकाउंट्स हों, जिनमें पैसे ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो भी हो सकता है जाली अकाउंट्स हों। तो ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है। इलेक्शन कमीशन के जो हमारे पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि बाहर की कोई कंपनी हो, पाकिस्तान की कोई कंपनी हो, वो कंपनी पैसे नहीं दे सकती। इन्होंने पैसे वो उस कंपनियों में आए हैं। अच्छा, फिर दूसरा, वो जो कंपनियां हैं उन्होंने वहाँ पे टैक्स रिटर्न जमा करवाए हैं और उन्होंने यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया है कि हमारी कंपनी हमारी फंड रेजिंग कर रही है। जिन लोगों ने सर इसमें ट्रांजैक्शन की है वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, तो उनके लिए भी मुसीबत आ सकती है उनके ममालिक में। बाहर से जो पैसे आए हैं सबसे ज़्यादा डेंजरस वो है फॉरेन सीरियस ऑफेंस। इतना मुझे याद है, यूके से ये पैसे जो इकट्ठे किए गए हैं यूके में, वो किए गए हैं चैरिटी के लिए, यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए। दिस इज कॉल्ड टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग। ये कहते हैं कि हमारी फंड रेजिंग हुई, पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में। आप पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो इलीगल है वहाँ पे। इसका मकसद है कि वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी हुई। इलीगल एक्टिविटी हुई तो जिसने की है फंड रेजिंग, एक तो वो फंस गया उस मुल्क के कवानीन के हाथों, और दूसरा उसने फंडिंग की वो फंस गया उधर, वो मुसीबत में पड़ गया कि जी तुमने यहाँ पे फंड रेजिंग की, तुमने शिरकत की थी और इतने पैसे दिए थे। ऐसी इलीगल एक्टिविटी से पैसे जनरेट किए तो वो इलीगल पैसे हो गए ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग, सिंपल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच बनाने का फैसला कर लिया।
कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच जमेरात को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने इस्तदा की कि अदालत इलेक्शन कमीशन को पाबंद करे कि जारी करदा शोकॉज की हद तक कोई एक्शन ना लिया जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शोकॉज समेत स्टे ऑर्डर का मामला लार्जर बेंच ही देखेगा। अदालत ने केस लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली से इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली को जवाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। बात करते हैं इसी पर, सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल, बताइए मजीद क्या समाअत हुई इस बारे में? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि कुछ हल्कों पर नशीस्तें खाली करार देने के बजाय तमाम 123 नशीस्तों को खाली करार देकर एक साथ इलेक्शन कराया जाए। इस पर नोटिस किया गया था, लेकिन स्पीकर ऑफिस की जानिब से मजीद मोहलत मांगी गई है। इस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अब 1 हफ्ते का वक्त देते हुए हिदायत की है कि स्पीकर ऑफिस की जानिब से बताया जाए कि जब एक साबिक कायम मकाम स्पीकर इस्तीफे मंजूर कर चुके थे तो उनके ऑर्डर में क्या गलती थी कि उसको दोबारा से कंसिडर किया जा रहा है। अगर कोई गलती नहीं थी तो हमें बताएं, उसके बाद तमाम सीटें खाली करार देकर उन पर इलेक्शन करा लिया जाए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब इस पर 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। सुहेल रशीद, तफसील के लिए शुक्रिया। अहम खबर दें आपको कि कराची के NA 237 के ज़िमनी इलेक्शन का मामला वलीर में आरओ ने इमरान खान के कागजात नामजदगी रोक लिए हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम। जी बिल्कुल, आरओ शाहनवाज बरोही ने मुख्तलिफ एतराज़ात लगाए हैं और इमरान खान के जो कागजात थे उनका फैसला रोक लिया है क्लियर करने से। और बताया गया है जो PTI रहनुमा यहाँ पर आए थे उनके मुताबिक तोशा खाना के हवाले से एतराज़ात लगाए गए हैं और फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी आरओ ने एतराज़ किया, जिस पर PTI रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये था कि जो एतराज़ात आप कर रहे हैं उसकी कोई सर्टिफाइड कॉपी आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन अभी 4 बजे दोबारा इस हवाले से वो अपना फैसला सुना सकते हैं कि वो कागजात नामजदगी मंजूर करेंगे या रद्द करेंगे। रद्द करने की सूरत में भी PTI के पास ट्रिब्यूनल में जाकर के उसके खिलाफ अपील करने का हक मौजूद रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम आपका। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने ग्रैंड डायलॉग को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी से गुफ्तगू में कहा, नवंबर से पहले इलेक्शन के लिए अब भी बात चल रही है। मार्च या अप्रैल में इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। मुल्क के लिए आइंदा 2 से 3 हफ्ते बहुत अहम हैं। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। एजाजुल हक साहब, ग्रैंड डायलॉग किस बुनियाद पे होना चाहिए, मिसाके जमहूरियत या मिसाके मईशत? देखिए, पहली बात तो मिसाके मईशत तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिस पर डायलॉग होना चाहिए। इस वक्त एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, लेकिन उसकी बेसिस क्या हो, उस बेसिस को ये समझ नहीं रही कोई भी आज। उसका थोड़ा सा इशारा दिया प्रेसिडेंट ने कि आप इलेक्शंस को अनाउंस करें, जो कि मेन हर्डल है बीच में, उसके बाद आप बैठ जाएं। वो नहीं कह रहे कि जी आप नवंबर में करवाएं, दिसंबर में करवाएं, आप मार्च में कह दें कि जी हम इलेक्शंस करवाएंगे, या फिर बैठ कर आप तय करें चीज़ें। अगर आप इसी तरह डेडलॉक रखेंगे तो फिर ये जलसा खेलते खेलते कहीं दूसरी तरफ ना निकल जाए गेम, तो सबका नुकसान होगा। क्या मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के बगैर ग्रैंड डायलॉग मुमकिन है सर? उनसे रब्ता कौन करे? नहीं, उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं भी रब्ता कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट को मैंने कहा वो रब्ता कर सकते हैं। मेरी किसी से सियासी मुखालफत नहीं है। इस काम के लिए मैं समझता हूँ कि मैं किसी के भी पास जा सकता हूँ। आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि अभी नहीं तो मार्च अप्रैल अच्छे मौसम में जो इलेक्शंस है वो अनाउंस करने पड़ेंगे। कोशिश ये भी थी कि नवंबर से पहले पहले हो जाए। बातचीत अब भी चल रही है, हो सकता है किसी वक्त भी ऐलान हो जाए। तो ये तो अब देखेंगे कैसे अगले 2 हफ्ते जो हैं, 3 हफ्ते जो हैं, ये बड़े अहम हैं। इसके अंदर आपको एक सिमत नज़र आ जाएगी, एक रुख नज़र आ जाएगा और फिर उसी पे चलेंगे सब। बड़ी अहम मुलाकातें हुई आपकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से। इन मुलाकातों का मकसद कोई पैगाम देना या मशवरा देना है? देखिए, कभी पैगाम कभी मशवरा। जो उन्होंने तकरीर की, मैं समझता हूँ कि मास्टर स्ट्रोक के लिए उन्होंने लाहौर में, और यही बात मैं इंसिस्ट करता रहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ कर हुकूमत में आना बहुत मुश्किल है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो लड़ाई है वो सियासी मैदान में होनी चाहिए। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। PTI रहनुमा श्री मज़ारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।
49 हुई और पीटीआई की 101 स्क्रूटनी कमेटी मीटिंग्स हुई। उसके बाद जब रिपोर्ट आई स्क्रूटनी कमेटी की तो 10 हियरिंग्स में ईसीपी ने अपना ऑर्डर दे दिया, जिसमें ये भी नहीं लिखा पीटीआई के वकला ने क्या प्रूफ्स और क्या स्टेटमेंट्स उधर दी थी, क्या ऑब्जेक्शंस लगाई थी। अब ये सवाल भी उठता है, ये जो कहते हैं कि जी बाकी स्क्रूटनी बाद में शुरू हुई, सरासर गलत है। हमने ये डेट्स निकाले हैं, सबकी 2018 में शुरू हुई थी और किनकी पे फोकस किया गया। श्री मज़ारी बात कर रही हैं। नामालूम अफराद की फायरिंग, सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं किफ़ायतुल्लाह से। किफ़ायत, तफसीलात दीजिए इस वाक़े की। जी बिल्कुल, आज जिला टांग से 22 किलोमीटर के फासले पर इलाका गुमल में कोटादम के करीब यहाँ पे पोलियो कैंपेन पे पोलियो की टीमें मसरूफ थी कि वहाँ से 2 नामालूम मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिल सवार वहाँ पे आए और उन्होंने पुलिस एहलकारों को टारगेट किया और इनको फायरिंग करके मौके पर शदीद जख्मी कर दिया। जी। पुलिस को मिलते ही पुलिस जाए वकूल पर रवाना हो गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायतुल्लाह, अपडेट कर रहे थे आप। और अब आपको बताएं कि मुल्तान के नवाही इलाके जलालपुर पीरवाला में मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर आपस में टकरा गए। बस को आग लग गई, 20 अफराद जान से गए जबकि 6 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गहरे दुख का इजहार। वज़ीर मुवासलात ने IG मोटरवे से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। मुकर्रम खान रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान में इंतहाई अफसोसनाक हादसा। नवाही इलाके जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज पर मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में तसादुम हो गया। बस ने आग पकड़ ली। रात 9 बजे बस ठोकर नियाज बेग से 26 मुसाफिर लेकर कराची के लिए रवाना हुई। तकरीबन 2:30 बजे मोटरवे M5 पर बस ने ऑयल टैंकर को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 20 अफराद जाँ बहक हुए, 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें निश्तर अस्पताल पहुंचाया गया। तकरीबन ये 5-6 घंटे का ऑपरेशन रहा है और जो ऑयल टैंकर का ड्राइवर और कंडक्टर था वो महफूज रहे हैं और 24 पैसेंजर थे जो लाहौर से कराची के लिए डाइवो में रवाना हुए। उनमें 2 अमले के लोग भी थे, तो इस तरह से 26 लोग और हमने 26 लोगों को ही, जिनमें से 20 जाँ बहक हुए और 6 जख्मी हुए, शिफ्ट किया। मुसाफिर बस में एक ही खानदान के 6 अफराद भी मौजूद थे, जिनमें से 4 अल्लाह को प्यारे हो गए। माँ बेटी निश्तर बर्न यूनिट में जेर इलाज हैं। 6 लोग थे और इसमें से 4 की डेथ हो गई है और 2 अभी अंदर हैं, जेर इलाज हैं। तो हम सब की दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनको सेहतयाब करे। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है क्योंकि एक फैमिली है और 4 लोग तो ऑलरेडी जो है, और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो पूरी फैमिलीज़ ही ख़त्म हो गई हैं। तो अल्लाह ताला बस लवाकिन को सब्र दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया। मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी किया। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने IG मोटरवे से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सखर में रोहड़ी के करीब कौमी शाहराह पर तेज़ रफ्तार कोच बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं साहिल जोगी से। साहिल, तफसीलात दीजिए। जी इरम, रोहड़ी कौमी शाहराह पर हादसे की हलाकत जो है आग हो गई है। इस हवाले से ED के तर्जमान गुलमर, उनका कहना है कि हादसे में 4 खवातीन, 2 बच्चे और 2 मर्द समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 32 अफराद जो जख्मी हुए। जख्मियों को और मयतों को अस्पताल सखर और रोहड़ी तालका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से ED तर्जुमान का ये भी कहना है कि सबाज से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच इंटरचेंज मोटरवे से जैसे उतरी तो उलटकर बड़े खड्डे में गिर गई, जिसमें जो तमाम मुसाफिर थे वो जख्मी हो गए। और जख्मियों को जो है अब तबी इमदाद दी जा रही है, जबकि डिप्टी कमिश्नर सखर जावेद अहमद रोहड़ी तालका अस्पताल पहुँच गए। वो जो है उनका कहना है कि जो भी इनके लवाकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिल जोगी आपका।
कराची के इलाके सरजानी सेक्टर 4D में 4 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत गिरने से एक मजदूर जाँ बहक और 23 जख्मी हो गए। इस हादसे ने कई ऐसे लोगों से भी रोजगार छीन लिया है जिनका इस इमारत से कोई लेना देना नहीं था। मजीद जानते हैं समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ हैं। अहमद, बताइए कौन है ये लोग जिनका इस हादसे में रोजगार चला गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सरजानी सेक्टर 4D में मौजूद हैं। प्लॉट नंबर SR 23 जो कि इसी पर जो है वो ग्राउंड प्लस 4 का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया था बिल्डर की जानिब से, जो गुज़िश्ता रात जो है वो मुनद्दिम हुआ और उसकी वजह से बहुत लोग मुतासिर हुए। कुछ लोग ऐसे जो कि मजदूर इसमें प्लास्टर का काम कर रहे थे, 11 मजदूर वो ज़ख्मी हालत में यहाँ से निकाले गए, जिसमें एक जो है वो जाँ बहक हो गया। इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी इससे मुतासिर हुए हैं जिनका ताल्लुक इस बिल्डिंग से नहीं था। उनके रक्शे जो है वो रात के औकात में बाहर पार्क होते थे और जब ये बिल्डिंग गिरी तो उन तमाम रक्षों को भी जो है वो उसने तबाह कर दिया। कोई 25 के करीब रक्षे बताए जा रहे हैं कि इसमें दबे हैं। उसी में एक रक्षा जो है वो अब्दुल रहमान साहब का भी है, इनसे हम बात भी करते हैं। सर, कब रक्षा पार्क किया था आपने? असल में हमने किया था 11:30 बजे रक्षा पार्क किया था। अब हम सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर सकते हैं कि जिनके 0 मीटर रक्षे हैं 3-3 लाख रुपए के, वो क्या करें? अब क्या करें? महंगाई आपके सामने, हालात आपके सामने, जो वो बेचारे क्या करेंगे जिनका गुजर बसर ही इसी रक्षों से था। जी बिल्कुल, रक्षों का काम करते थे, रक्षा चलाते थे अब्दुल रहमान, और आज वो एक रक्षा जो इकलौता रक्षा ये चलाया करते थे जिससे इनकी फैमिली का गुजर बसर होता था, वो भी मलबे में जो है वो तबाह हो गया। उसको निकाल तो लिया गया है लेकिन वो इस हालत में है कि वो चलना तो दूर, मतलब वो बिल्कुल जो है वो आप ये कह सकते हैं कि टोटल लॉस जो है वो हो चुका है। यही मुतालबा है इनका कि कम से कम हुकूमत जो है वो इनके रक्षों के हवाले से जो है वो सोचे और इनको इतने पैसे दे कि दोबारा ये अपने बच्चों के लिए रोजी जो है वो कमा सकें। जी, अहमद रहमान अपडेट कर रहे थे। नारोवाल में नेशनल बैंक के बाहर कैश वैन से डाकू 90 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मज़ाहमत फायरिंग से एक गार्ड जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कैश वैन को लूटा और मज़ाहमत पर सिक्योरिटी मुलाजमीन पर फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड बैंक के गेट पर ही जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ जख्मों की ताब ना लाकर एक गार्ड जाँ बहक हो गया। डाकू कैश वैन से 90 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैंक मुलाजमीन से तहकीकात शुरू कर दी हैं। कराची में बादलों की घन गरज, गुलशन मेमार, पोर्ट कासिम और अतराफ में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। गुलशन हदीद, लांडी और औरंगी टाउन में भी बारिश बरस रही है। जी हाँ, कराची में बादलों की घन गरज, गुलशन मेमार, पोर्ट कासिम और अतराफ में बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। भारत की आबी जारहियत के बाद पंजाब के बाज़ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। नारोवाल में दूसरी मरतबा ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। एक तरफ बारिशें तो दूसरी तरफ भारतीय आबी जारहियत। मुल्क के कई हिस्से पानी में डूब गए। भारतीय आबी जारहियत से शकरगढ़ के कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। नारावाल नाला डैक में शदीद तुग़यानी के बायस दूसरी मरतबा ट्रेन सर्विस मुअत्तल करना पड़ी। दरियाई चनाब में बड़ा रेला आइंदा 24 से 48 घंटों में तरीमू के मुकाम से गुजरेगा। झंग में दरियाई चनाब के पानी से पहले ही शहर का हिफाजती बंद खतरे में है। अब तक झंग के 50 से ज़ायद देहात भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। राजनपुर में इंतजामिया की नाअहली पर सैलाब मुतासरीन फट पड़े। इल्ज़ाम लगाया मुतासरीन मरने पर मजबूर हैं, इंतजामिया पुल से आगे नहीं आ रही। उधर सिंध में भी दादू खीरतर के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद गाज समेत दीगर नदी नालों में तुग़यानी आ गई। काछू में सैलाब दाखिल होने से सैकड़ों देहात का तहसील जूही और ज़िला दादू से राब्ता मुनक़ता है। सक्खर में डिस्ट्रिक्ट जेल के अहाते और कॉलोनी में जमा गंदे पानी ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। कॉलोनी के क्वार्टर्स गिरने के खदशे के बाद एहलकारों ने अपने खानदान यहां से मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज आज से हो रहा है। पहले वनडे के लिए कौमी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह और सलमान अली आगा को आज वनडे कैप दी जाएगी। दोनों खिलाड़ियों को हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी की जगह टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान पहला वनडे दोपहर 2 बजे शुरू होगा।
फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।